हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8.1। चैप्टर नंबर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, उसका एग्जाम नंबर 1 कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करता है। तो ये टाइम कुछ ज़्यादा लेता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बोर्ड पर रनिंग में कर दिया है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि अपने पास क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, स्पेस अपने पास कम था, इसलिए आप क्वेश्चन को बच्चों बुक से रीड कर लीजिए। मैं एक बार रीड कर रहा हूं और आप समझे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 m। यानी ये कह रहा है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, ये देखो ये कैपेसिटर की प्लेट्स है। ये कैपेसिटर की प्लेट्स कैसी है बच्चों? सर्कुलर अपने पास है। आगे अपने से ये कह रहा है कि इनका जो कैपेसिटेंस है, इनका जो कैपेसिटेंस है C। यानी ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने पास बच्चों कैसा है? सर्कुलर फॉर्म में है और इनका कैपेसिटेंस 1 नैनो फेरेड अपने को दे रखा है। और नैनो को हम फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए देखो बच्चों मैंने यहाँ किसका यूज किया है? 10⁻⁹ का यूज किया है। नेक्स्ट अपने से कह रहा है एट t इक्वल्स टू 0 it is connected for charging in series with a resistor capital R is 1 mega ohm across a 2 voltage battery। यानी इनिशियली t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, t इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये जो कैपेसिटर है बच्चों, वो एक 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है और एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट है। उस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 मेगा ओम दे रखा है। इस मेगा का मीन क्या होता है? तो देखे बच्चों, आर यह रेसिस्टेंस है, ठीक है। हम आर डैश यहाँ आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। आर हमने रेडियस मान लिया इसका, तो आर डैश अपने पास क्या है? रेसिस्टेंस है। 1 मेगा, मेगा को ओम में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻⁶ से क्या करेंगे? यार मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें, क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P। अब क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि बच्चों यहां पर एक पॉइंट P है आपके पास में। ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स है, इसके मिड में जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम में आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और इस वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट समझ रखा है। मैक्सवेल ने ही बताया था कि इन कैपेसिटर की प्लेट्स में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेस आता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यह क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको P पॉइंट पर फाइंड करना है। इस P पॉइंट का लोकेशन भी आपको दे रखा है इन्होंने। ये कह रहा है हमसे कि जो P पॉइंट है वो हाफ वे है बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स। यानी ये आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट P है बच्चों, जैसा मान लो कि बच्चों इसका रेडियस कितना है? R है। ये रेडियस R है आपके पास में। तो इसका जो ये रेडियस है, इसका जो रेडियस है, इसके जस्ट मिड पॉइंट पर, यानी ये कह सकते हैं कि इससे हाफ डिस्टेंस पर, यानी जो O से लेकर P का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है? इससे पूरे रेडियस का आपके पास कितना है? जैसे पूरा रेडियस कितना बच्चों? 1 मीटर है। तो ये कहा जा रहा है कि जो P पॉइंट है बच्चों वो 0.5 मीटर पर है। कितना मीटर पर अपने पास? 0.5 मीटर पर है। तो ये अपने पास 0.5 मीटर हो गया। तो बच्चों यदि हमने इस O से लेकर इस P पॉइंट का डिस्टेंस 0.5 लिया है, तो ये टोटल आपके पास में कैपिटल R कितना हो सकता है? 2R हो सकता है। क्योंकि देखें हम बात करें, चलो हम उसकी बात बाद में करते हैं। तो ये अपने पास स्मॉल R है 0.5 मीटर दे रखा है। इस कैपिटल R का वैल्यू डबल कैसे हुआ हम बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है। आगे अपने से क्या कह रहा है? ये कहा जा रहा है आफ्टर t इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड, t इक्वल्स टू -3 सेकेंड के बाद में अपने को क्या करना है? चार्ज दे रखा है, यानी 10⁻³ सेकेंड पर इन कैपेसिटर की प्लेस पर जो चार्ज आ रहा है बच्चों, उस चार्ज का ये वैल्यू अपने को गिवन है। कितना वैल्यू गिवन है? CV 1 - e⁻⁻t अपॉन टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या है? ये टॉर्क एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बुक ने कह रखा है कि ये जो टॉर्क है बच्चों, ये किसके इक्वल है? इस C × R के इक्वल है।
यानी यदि आप आर आर यहाँ आर डैश कर देता हूं, ठीक है, आर डैश क्या है बच्चों अपने पास में, यहाँ आर डैश क्या है, रेसिस्टेंस है। यानी जो टॉर्क है वो सी आर डैश के इक्वल है। और सी कितना अपने पास बच्चों, यहाँ 10⁻⁹ है, 1 नैनो फेरेड है। आर डैश कितना है, 1 मेगा है। सो इस टॉर्क का वैल्यू 10⁻³ आ चुका है। यानी क्वेश्चन अपने को बहुत कुछ समझा रहा है, बहुत कुछ बातें अपने से ये डिस्कस कर रहा है कि एक अपने पास में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इन कैपेसिटर की जो प्लेट्स है बच्चों वो सर्कुलर फॉर्म में है और इनका रेडियस कितना दिया हुआ, 1 मीटर अपने को दिया हुआ है। इनका जो अपने पास में कैपेसिटेंस दिया हुआ 1 नैनो फेरेड है। अपने से ये कह रहा है कि इन कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ में 2 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट हो रखा है और उसके साथ 1 मेगा ओम का रेसिस्टेंस को हम आर डैश मान लेते हैं। 1 मेगा ओम का रेसिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो रखा है। तो आपसे कह रहा है कि ये इस पेरिफेरी पॉइंट मतलब इस सेंटर से हाफ डिस्टेंस पर, पेरिफेरी पॉइंट का मतलब जैसे मान लो ये पेरिफेरी पॉइंट हो गया, ये पेरिफेरी लाइन हो गई इसकी, ठीक है, यहां से इससे हाफ डिस्टेंस, यदि पूरा रेडियस इसका 1 मीटर है तो हाफ का मीन ये स्मॉल आर मैंने मान लिया 0.5 मीटर पर कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर आपको इस करंट की वजह से, यानी इस स्पेस में जो करंट आ रहा है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आ रहा है। और उसके लिए भी आपको ये कह दिया कि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 10⁻³ सेकेंड पर फाइंड करना है। और एक बात इन्होंने और कह दी अपने से, वो एक बात इन्होंने क्या कहा कि जो चार्ज है t=-3 सेकेंड पर, या ये कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम के अकॉर्डिंग जो इन कैपेसिटर की प्लेस पर चार्ज का जो वेरिएशन आ रहा है वो इस इक्वेशन के बेसिस पर आ रहा है। ये इक्वेशन आ रही है क्यू टी, यानी टी टाइम पर चार्ज क्यू है, जो क्या होगा CV1 - e⁻⁻t अपॉन टॉर्क है। अब देखो यहां तक बात समझ में आ रही, सी गिवन है, वी गिवन है, वोल्टेज है 1 - e टी 10⁻³ पर पूछा है तो हम स्मॉल टी टाइमिंग 10⁻³ रख देंगे। लेकिन टॉर्क का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा और टॉर्क का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्होंने हिंट क्या दे दिया कि टॉर्क क्या है बच्चों अपने पास सी आर के इक्वल है। आर यहाँ हमने आर को यहाँ आर डैश मान लिया है क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, आर को हमने रेडियस मान लिया कैपेसिटर का जो 1 मीटर है। सो अपने पास 10⁻³ आ गया। अब यहाँ देखिए आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो पी पॉइंट पर आप ही देखें कि पहले बात तो इस पी पॉइंट पर कौन से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। तो वो जो इस पी पॉइंट पर केवल और केवल, क्योंकि जैसे मान लो आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा बच्चों वो कंडक्शन करंट होगा, लेकिन वो कंडक्शन करंट यहाँ नहीं होगा जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां कंडक्शन करंट नहीं होगा और जहां कंडक्शन करंट होगा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। तो यहाँ केवल और केवल अपने पास में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आएगा। यहाँ कंडक्शन करंट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर इस स्पेस में, इस फ्री स्पेस में, इस वैक्यूम में कंडक्शन करंट नहीं होगा अपने पास में। सो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पर एम्पियर के लॉ को अप्लाई करना चाहा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम एम्पियर के सर्कुलेटर लॉ का यूज करेंगे और उसके लिए हम मैक्सवेल एम्पिरियन जो लॉ आपके पास है, जो इक्वेशन है, उसका यूज करेंगे। एम्पिरियन मैक्सवेल की इक्वेशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एम्पिरियन मैक्सवेल की इक्वेशन में ही हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि बच्चों जैसे मुझे पी पॉइंट पर एम्पियर के लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और एम्पियर का लॉ जो होता है ओनली क्लोज सरफेस के लिए अपने पास अप्लाई होता है। सो मैंने क्या कर लिया है बच्चों, यहाँ पर एक स्मॉल आर रेडियस, क्योंकि स्मॉल आर ही था, इसको हमने क्या कर लिया है, इस पूरे पोर्शन को स्मॉल आर रेडियस के एक लूप से क्या कर लिया है, बंद कर लिया है, जिसको हम कौन सा लूप बोलेंगे, एम्पिरियन लूप बोलेंगे। तो इस एम्पिरियन लूप का जो रेडियस होगा बच्चों वो यही रहेगा और इस एम्पिरियन लूप का रेडियस 0.5 आ गया। तो ये भी बच्चों 0.5 रहेगा और ये भी आपके पास क्या रहेगा, 0.5 रहेगा। तो हम ये देखेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर अपने पास कैपिटल आर हो सकता है। तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना है अपने पास 2r रहेगा। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल आर का वैल्यू है बच्चों अपने पास 2r हो जाएगा। कि सर अभी आप इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे देखो बच्चों हम इस वैल्यू को यूज लेंगे, हम कैपिटल आर की जगह 2r का टर्म जो है वो यूज लेंगे। तो यहाँ
कैपिटल आर जो रेडियस है टोटल वो इस स्मॉल आर का यानी जो एम्पीरियल लूप है उसके रेडियस का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सो हम अब यहाँ क्या करते हैं, हमारा सर्कुलेटर लॉ अप्लाई करते हैं। सर्कुलेटर लॉ जो होता है वो क्या होता है बच्चों, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टोटल करंट। यहाँ टोटल करंट आता है तो टोटल करंट कंडक्शन करंट होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। और मैंने क्या कहा, यहाँ पर केवल और केवल आपके पास कौन सा करंट प्रेजेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट रहेगा। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कभी भी दोनों एक जगह प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सो यहाँ पर आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे आईसी का वैल्यू 0 हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे कोई कंडक्शन करंट नहीं है। सो अपने पास आईडी। अब यदि आप बी इंटू डीएल, डीएल क्या बच्चों, लेंथ है। अब ये लेंथ, क्योंकि आप डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, एल यानी लेंथ। अब ये लेंथ किसका होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं, हम एम्पीरियल लूप की वजह से फाइंड कर रहे हैं। एम्पीरियल लूप यानी हम एम्पीरियल के लॉ से फाइंड करें तो जो भी लेंथ आएगा वो एम्पीरियल जो लूप है उसका लेंथ आएगा। और एम्पीरियल लूप हमने कैसा माना बच्चों, सर्कुलर ही माना है। और सर्कुलर का जो लेंथ होता है वो उसका सर्कमफेरेंस होता है यानी 2 पाई आर होता है। सो यहाँ डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। म्यू नॉट आई डी, क्योंकि ये 0 अब आई डी। अब यदि आपने बच्चों आई डी, क्योंकि आर आपको पता है, ठीक है, बी आपको फाइंड करना है, म्यू नॉट फिक्स होता है। यदि आपने डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड कर लिया, कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर यदि हमने डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड कर लिया तो हमारे पास क्या है यहाँ बच्चों, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ मैंने बच्चों पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रखा है, आगे का पोर्शन में आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, फ्लक्स में जो चेंजेस आता है। क्योंकि यहाँ पर इन कंडक्ट, ये जो अपने पास कैपेसिटर की जो कंडक्टिंग प्लेट्स है इनके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन आता रहता है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडक्शन अपने पास में करंट आता है जिसको मैक्सवेल के लॉ में, मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट में मैंने समझाया भी था भाई इस बात को। तो यहाँ पर जो अपने पास में क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, वो इन जो ये प्लेट्स है इनके फ्लक्स में चेंजेस की वजह से आता है। तो फ्लक्स में चेंजेस, कौन सा फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि उनके पास चार्ज होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उनके पास में। तो ये फ्लक्स में चेंजेस की वजह से, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा था। अब वो जो एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स होता है। अब आपने यदि पी पॉइंट पे फ्लक्स फाइंड कर लिया तो फ्लक्स यदि हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या फाइंड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड हो जाएगा। अब उस फ्लक्स को फाइंड करने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले कि बच्चों वो फ्लक्स से हमें कौन से लूप में चाहिए, हमें कौन से लूप को लिंक, यानी ये जो फ्लक्स आपके पास है ये फ्लक्स बच्चों इस पूरे में तो हमें चाहिए नहीं। यहाँ जैसे कंडक्टिंग प्लेट्स है बच्चों, कंडक्टिंग प्लेट्स में क्या होगा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव की कंडक्टिंग, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, वो जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन हमें इस पूरे कंडक्टिंग फ्लक्स के, इस पूरे जो अपने पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के पूरी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से फ्लक्स नहीं चाहिए हमें, केवल और केवल क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉ से फाइंड कर रहे हैं, एम्पीयर के लॉ से फाइंड कर रहे हैं। तो एम्पीरियन जो लूप है, ये एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप से कितना फ्लक्स लिंक है अपने पास में, इस एम्पीरियन लूप से कितना फ्लक्स अपने पास लिंक हो रहा है, हमें केवल वही फ्लक्स चाहिए, हमें केवल वही फ्लक्स चाहिए। यानी इसके पर्टिकुलर एरिया से, एम्पीरियन लूप के एरिया से कितना अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रेस्पेक्ट में, या ये कह सकते हैं इस एम्पीरियन लूप जो है उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। यानी हमें इनके फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है बच्चों, हमें किनके फ्लक्स से मतलब है, अब एम्पीरियन लूप के फ्लक्स से मतलब है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पीरियन के लूप से फाइंड कर रहे हैं। सो यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू एरिया। ई क्या होगा, ई तो बच्चों, क्योंकि ई की हम बात करें तो ई तो क्या होगा, टोटल ई क्या है, यदि हम बात करें कि ये ई है क्या, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन कैपेसिटर की प्लेट्स का है। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आप ये नहीं देखें कि केवल एम्पीयर लूप में आप क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पूरे लूप का होगा। लेकिन देखो एरिया किसका होगा, एरिया उसका होगा जिससे फ्लक्स लिंक हो रहा है।
और फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो किससे हो रहा है, अपने पास एम्पीरियल लूप से हो रहा है। तो एम्पीरियल लूप से यदि फ्लक्स अपने पास लिंक हो रहा है तो हम इसको एम्पीरियल लूप से यदि फ्लक्स, क्योंकि एम्पीरियल लूप में तो बच्चों बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, पास होगी। तो इस एम्पीरियल लूप से हमने वो क्या चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो हम एरिया किसका यूज लेंगे, इस एम्पीरियल लूप का एरिया यूज लेंगे। और इस एम्पीरियल लूप का एरिया बच्चों मैंने ए डैश मान लिया है। क्या मान लिया हमने, ए डैश मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे कैपेसिटर की प्लेट्स का रहेगा, लेकिन एरिया जो रहेगा उस एम्पीरियल लूप का रहेगा जिससे फ्लक्स आपको लिंक करवाना है। इसलिए हमने यहाँ पर एडेस, तो यहाँ एरिया किसका मान रखा हमने बच्चों, एडेस, हमने एरिया इस एम्पीरियल लूप का ले रखा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट्स का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कैपेसिटर की प्लेट्स का, जो मैं एक्सपेरिमेंट में समझा भी चुका हूँ और गाउस के लॉ से प्रूफ भी होता है। तो ये सिग्मा क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन ए होता है, क्योंकि हमें तो बच्चों क्यू की टर्म में इसको चेंज करना ही पड़ेगा ताकि आप फ्लक्स फाइंड कर सके, क्योंकि फ्लक्स जो है टाइम के वेरिएशन में अपने पास डिपेंडेंसी बता रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन होता है, तो क्यू अपॉन ए। अब ये ए एरिया किसका रहेगा, ये तो एरिया किसका रहेगा, ए वाला एरिया तो किसका रहेगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूरा कैपेसिटर की प्लेट का फाइंड करते हैं, क्यों फाइंड करते हैं वो हमें समझ में आ भी रहा है। तो यहाँ पर एरिया आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे एरिया इस कैपेसिटर की प्लेट का, क्योंकि इसकी रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कह रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट कैसी है, सर्कुलर अपने पास में, तो एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये लूप भी, एम्पीरियल लूप भी कैसा है बच्चों, अपने पास सर्कुलर है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से बाई बच्चों कैंसिल आउट किया तो क्या रहा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तो आप क्या करें बच्चों, स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू पुट कर दीजिए। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 0.5 है, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 1 आपके पास है। वैल्यू पुट करेंगे तो इस वाला टर्म का आपको वैल्यू पता चल जाएगा। या हमने क्या कर दिया, इसको स्मॉल आर, कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म में चेंज कर दिया ताकि डायरेक्टली कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल आर कौन है, 2r है। तो यहाँ कैपिटल आर की जगह 2r आपने पुट किया तो इसका पूरे का टर्म का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो ये फाई कितना आ गया, ये अपने पास फाई आ चुका। अब इस फाई का वैल्यू आप सीधे इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर दीजिए बच्चों, सेकंड में पुट कर दीजिए ताकि हम डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल सके। अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक तो अब एक गेम और चालू हो रहा है। यहाँ पर वो गेम क्यों चालू हो रहा है कि बच्चों अब यहाँ वैल्यू रखने पर, क्योंकि आपको क्यू का वैल्यू जो भी है वो फिक्स नहीं है, क्यू का वैल्यू भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंजिंग बता रहा है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज होगा वो कम ज्यादा होता रहता है, यानी उसमें भी टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है। तो उस वेरिएशन का जो इक्वेशन है वो इस तरीके से दे रखा है, अभी इस इक्वेशन को हम रीड भी करने वाले हैं। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट किया है, यहाँ पुट किया तो देखो आई डी इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नोट, ठीक है, डी अपॉन डी टी फाई ई, फाई ये देखो ये फाई ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 1/4 पाई। एप्सिलॉन नोट से बच्चों एप्सिलॉन नोट हम कैंसिल आउट कर देंगे, एप्सिलॉन नोट से हम एप्सिलॉन नोट क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो ये 1/4 रहा है। अब क्यू है, अब इस क्यू का वैल्यू आप पुट कर चुके हैं। इस क्यू का वैल्यू कितना अपने पास बच्चों, सी वी 1 माइनस, देखो यार सी वी 1 माइनस ई एक्सपेंशियल फंक्शन होता है, ई की पावर वाला फंक्शन है, और इस ई का जो पावर दे रखा है वो माइनस स्मॉल टी अपॉन टॉर्क दे रखा है। स्मॉल टी आपको 10⁻³ सेकंड पर फाइंड करना है, यानी स्मॉल टी का वैल्यू 10⁻³ है बच्चों। टॉर्क का वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 10⁻³ है। तो यह सोल्व करेंगे तो ई का पावर -1 आ जाएगा, लेकिन सोल्व डायरेक्टली तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पहले इसका क्या करना है, टाइम के एक्सपेरिमेंट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये डिफरेंशिएशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये यहाँ पहला आप इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सी का वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, सी का वैल्यू अपने पास कितना है, देखो सी का वैल्यू 10 टू पावर यहाँ लिख रखा -9 है, ठीक है, और V का वैल्यू कितना बच्चों, 2 वोल्टेज है, तो C को V से इंटू किया, तो कितना आ गया, 2 × 10 टू पावर -9 आ गया। अब इसको उठाकर हमने कहा रख दिया, बाहर रखा, ठीक है। अब इसको बाहर लेकर आइए, देखो 2 × 10 टू पावर, तो ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ 2 रह जाएगा बच्चों आपके पास में, यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, ये डिफरेंशिएशन में आपको समझाते हुए यहाँ पर अब करता हूँ, ठीक है। पहले एक बार इसको पोज कर लेते हैं हम, आप नोट करना चाहिए, कर लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5, मैं जब काउंटिंग कर रहा हूँ इसका मतलब आप उस समय पोज कीजिए
और नोट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं डिफरेंशिएशन समझाते हुए कर रहा हूं। अब देखो ये वाला पोर्शन बाहर आ चुका है, ठीक है, ये इस तरीके से बाहर आया। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है अपने पास में 1/4 ये 1/2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹ रहा। अब देखो डिवाइड dt, कौन सा पोर्शन आपके, ये एक बार ये वाली स्टेप्स आप कर देता हूं, स्टेप समझा रहा हूं भाई मैं आपको। तो यहाँ देखें क्या रहेगा अपने पास में, इसको भी दोबारा लिखते हैं। ये रहा अपने पास में बच्चों आई डी इक्वल टू क्या है 1/4, ठीक है, और ये बाहर ले रहा हूं, ठीक है, ये बाहर जब लूंगा तो 2 इंटू 10⁻⁹ है। तो अंदर क्या रहेगा बच्चों, अंदर कौन बचेगा, डी वाई डी टी 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टॉर्क, ये रहा, ठीक है। तो आई डी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ये 2, तो 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2। यहां देखें, अब डिफरेंशिएशन देखना है, तो दो फंक्शन है, ये एक ये फंक्शन है बच्चों, एक ये फंक्शन है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करने वाले हम। डी वाई डी टी पहले 1 का करेंगे माइनस डी वाई डी टी ई का पावर माइनस टी अपॉन टॉर्क का हम करने वाले हैं। आई डी देखो, एक पोर्शन का तो डिफरेंशिएशन बच्चों बहुत आसान है, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन यहां डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा अपने को दम लगाना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन सीख लो भाई, एक बार सीख लेते हैं। देखो बच्चों इस फंक्शन में फंक्शन का देखो, यदि आपको e का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, ओनली e का पावर x का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो जो e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e का पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। लेकिन मान लो मैं ये कह दूं कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करो, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो e की पावर 2x का तो e की पावर x के जैसे ही कर दीजिए। फिर बच्चों इससे 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, और इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और 2 इसके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। यानी पहले क्या करना है, पहले e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन के जैसे, जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन एज इट इज हो जाएगा, e की पावर माइनस टी अपॉन टॉर्क, क्योंकि टॉर्क तो बच्चों कांस्टेंट है, टॉर्क का वैल्यू तो बिल्कुल कांस्टेंट है अपने पास। अब यदि हम बात करें, किसकी बात करें, कि e का पावर आपने 2x का तो कर दिया एज इट इज, इसको तो एज इट इज लिख दिया, फिर ये जो पावर है इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये चेन मेथड होता है। तो इस का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो जो आप इसका मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसलिए मैं इसका डिफरेंशिएशन, यानी अब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, स्मॉल टी अपॉन टॉर्क का करना पड़ेगा। अब स्मॉल टी यानी टाइम, आप किसके रेस्पेक्ट में करें, टाइम के रेस्पेक्ट में करें, तो स्मॉल टी का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 आ जाएगा, किसका, माइनस का, और ये क्या आ जाएगा, टॉर्क, -1 अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास, टॉर्क आ जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये माइनस मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ अपने पास में, इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो कितना होगा, 10⁻⁹ अपॉन 2 माइनस, ये माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज, पहले तो एज इट इज, ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टॉर्क, तो बाहर कांस्टेंट की जैसे यूज आ रहा है, और माइनस टी का -1 होगा, ठीक है, ये -1 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर आई डी इक्वल टू, देखो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये टॉर्क बाहर आ जाएगा 10⁻⁹ 1 अपॉन टॉर्क, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, e का पावर क्या है, माइनस स्मॉल टी यानी 10⁻³ था, और याद करें बच्चों अभी टॉर्क का वैल्यू भी 10⁻³ ही आ रहा था अपने पास में। आई डी इक्वल टू टॉर्क, और देखो टॉर्क का वैल्यू ये 2 भी है भाई डिवाइड में। अब इस टॉर्क का वैल्यू अभी हमने कितना पढ़ा था, देखो टॉर्क क्या था अपने पास बच्चों, ये 1 मेगा ओम था, ठीक है। टॉर्क यानी मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1 मेगा यानी 10⁻⁻ का कितना था अपने पास में, 6 था, और ये 10⁻⁹ था, तो 10⁻³ टॉर्क आ रहा था, ठीक है। ये टॉर्क का वैल्यू हमने दोबारा बता दिया, ये 1 अपॉन 10⁻³ आ गया। अब ये e का पावर क्या बच जाएगा, वो जो -1 बच जाएगा। तो देखो पूरी मैथ यही यूज आ गई। अब वो जो e की पावर 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71, e की पावर 1 का वैल्यू 2.71 होगा, तो 1 अपॉन e का पावर -1 का वैल्यू आप यदि सोल्व करेंगे बच्चों तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.368।
अब ये वैल्यू तो अपने को दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। तो आईडी अपने पास अब कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 मिनट इसको साफ कर देते हैं। तो यह आईडी अपने पास कितना है बच्चों, सोल्व करने पर ये आ जाएगा। आईडी अभी एज इट इज रख लेता हूं मैं, ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा आपको करना भी पड़ेगा। 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है, चलो कैंसिल कर देते हैं, -3 से ही कैंसिल हो गया तो बच्चों -6 हो जाएगा, ठीक है। और ये e का पावर -1 जो है इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.36 है। अभी ये डिस्प्लेसमेंट करंट आया है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने कौन सा इक्वेशन बच्चों तैयार कर रखा था, अभी याद करें, b इंटू 2πr इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट आईडी आ रहा था, नहीं आ रहा था, इक्वेशन क्या है, तो b अपने को चाहिए तो क्या आएगा, म्यू नॉट आईडी अपॉन कितना आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4π इंटू 10⁻⁷ होता है। आईडी हमने फाइंड कर दिया है, कितना है बच्चों, 10⁻⁶ अपॉन ये 2 पहले यहाँ लिख देता हूँ इंटू 0.368 अपॉन 2π, ठीक है, 2πr। r क्या है बच्चों, रेडियस है, रेडियस कितना, 0.5 मीटर है। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है। तो जो आपके जो बुक में आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट कितना, 0.74 इंटू 10⁻⁻13 इन टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड से आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन को साथ के साथ करें और एक बार वापस से रिपीट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने, क्योंकि मैं यदि इसको प्रॉपर लिखता हुआ समझाता तो ये शायद हमारे पास 50 मिनट से ऊपर की क्लास हो जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप रिपीट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है। थैंक यू।